पर्दे हटा के देखा, लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, ऑब्वियसली नहीं बचेंगे। वहाँ बमबारी हो रहा है, तोप छोड़े जा रहे हैं, मैंने हर चीज़ का यूज हो रहा है। नॉन स्टॉप एम्बेसी को कॉल किया, पोलैंड, रोमेनिया, लवीव, इंडियन एम्बेसी, सबको कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जैसा कि आप सबों को पता है, रूस और यूक्रेन में बहुत बमबारी हो रही है और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी मैं जहां पे खड़ा हूं ये रॉस्कॉल शहर है और रॉस्कॉल के शहर की एक ऐसी शेरनी जो है वो यूक्रेन और रशिया को मात देकर भारत वापस आ चुकी है और उसी शेरनी के घर पे आज हम आ चुके हैं और आपको उनसे बात कराएंगे और बताएंगे कि कैसे वो भारत वापस आ चुकी है, जिनका नाम है शिल्पा गुप्ता। उनके घर पे आ चुके हैं और शिल्पा गुप्ता जो है वो हमारे साथ हैं, उनके पिताजी वो साथ हैं, मम्मी जी साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे यूक्रेन से जो है वापस घर पे आई, उन्होंने क्या क्या फेस किया, कैसी मुसीबतों का जो है सामना करना पड़ा और वो यहाँ पे भारत आने में सफल हो चुकी है। हम उनसे बात करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले मैं इनके पिताजी से जानना चाहूँगा, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको कब पता चला कि आपकी लड़की जो है वहाँ पे फंसी हुई है? सबसे पहले आपके न्यूज़ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सलाम करता हूँ। ये जब युद्ध की तैयारी हो रही थी वहाँ यूक्रेन और रूस से, तो हम लोगों ने अपने शिल्पा से बार बार ये बोल रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, लेकिन इनका सिर्फ कहना था कि हम अगर वापस आते हैं तो फिर किस हिसाब से आएँ, अगर हम चले जाते हैं तो फिर हमारा यहाँ कोई चीज़ बचता नहीं है। उस हिसाब से हम लोगों ने ये बात बोला था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों ने इसको गाइड किया उस हिसाब से ये बुरी तरीक़ा से फंसते गई। जब हम लोगों ने अच्छे तरीक़ा से गाइड शुरू करना किया तो ये हम लोग इसको बोलें कि तुम वहाँ बमबारी हो रहा है, तोप छोड़े जा रहे हैं, मैंने हर चीज़ का यूज हो रहा है, तो तुम ऐसा करो, एक वीडियो भेजो वहाँ से और वीडियो बना करके अच्छे तरीक़ा से वीडियो भेजो और अच्छे ढंग से मतलब कि वहाँ किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। इसने एक वीडियो भेजा जो हम लोगों ने इस पर सोशल मीडिया पर यहाँ पर डाला। सोशल मीडिया पर डालते ही ये बहुत बड़ी भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो कि सारे बच्चों को लाने के लिए कदम उठाया, न तो उसके पहले कभी भी कुछ भी भारत सरकार का ऐसा कोई नियम नहीं था। ये सोशल मीडिया पर डालने के बाद ही ये बात सामने आई और ये कम से कम 1 लाख लोगों ने ये सोशल मीडिया पर इसको लाइक किया। उसके बाद में हम लोग इससे गाइड करते रहे कि ऐसे जाओ, ऐसे करो, इस प्रकार से करो। हम लोगों ने लास्ट में ये जब वहाँ कौन सा पोलैंड में थी तो हम लोगों ने ये नेट पर देखा कि वहाँ से आने के लिए कौन सा सुविधा है, तो एक सुविधा हम लोगों ने देखा कि वहाँ से फ़्लाइट आती है। तो हम लोगों ने ये बात बोला कि नहीं, वहाँ से फ़्लाइट जब आती है तो वहाँ तुम फ़्लाइट से निकल जाओ। लेकिन जब फ़्लाइट से निकलने के लिए इससे पूछा गया कि वहाँ से निकलने के लिए, तो ये उन्होंने बताया कि हमारे पास ये पोलैंड में कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। तो हम लोगों ने यहाँ से फ़्लाइट का उसको बुकिंग कराया और बुकिंग कराने के बाद में इसको हम लोगों ने सुरक्षित यहाँ लाने के लिए काम किया। आगे इनकी मम्मी से जानना चाहेंगे कि ये स्थिति कैसे हुई और उनको कब पता चला कि इनकी लड़की पे जो है मुसीबत जो है वो आए हुई है। आपको कब पता चला कि आपकी लड़की जो है काफ़ी मतलब मुसीबत में फंस चुकी है? जब वहाँ पर लड़ाई हो रहा था ना, तब हमको पता चला कि हाँ वहाँ पर मेरी लड़की फंस गई है। तो इनके हम लोग बोले कि जैसे भी कह के आप उनको बुलाइए यहाँ पर, तो लेकिन जैसे वैसे करके यहाँ पर तो आ गई। लेकिन हम लोग इनको देखकर बहुत खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुन लिया जो है शिल्पा गुप्ता काफ़ी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इनके माता पिता के सहयोग से ही जो है यहाँ पे आ चुकी है। बाकी बिहार सरकार की हेल्प जो है यहाँ आने के बाद मिला। बाकी चलिए हम शिल्पा गुप्ता से जानते हैं और बात करते हैं कि इनका जो है ये क्या कहना है। अपना नाम बताइए। शिल्पा गुप्ता। अभी आप यूक्रेन में किस जगह पे आप थी? मैं सिटी में, कीव में थी, जहाँ पे हमला हुआ है जी। आगे ये बताइए, आप जब वहाँ पे थी तो वहाँ पे कैसी स्थिति थी? वहाँ पे बहुत मतलब लग रहा था कि अब सारा यूक्रेन ख़त्म हो जाएगा। जो सिटी था वहाँ पे सब मतलब बहुत सिचुएशन ख़राब थी। जैसे कि ये फायरिंग स्टार्ट हुई थी 22 नाइट को फेब, तो रात को मतलब ऐसे ही 6 साढ़े 5 बजे करीब में, 4:30 से 5:30 बजे करीब में बमबार्डिंग हुआ
तो जो हमारे बगल में कीव एयरपोर्ट था उसको उड़ा दिया इन लोगों ने। तो हमें लगा कि बस कल तक नॉर्मल हो जाएगी, हम लोग नॉर्मल ही थे। और मेरी जो रूममेट थी मेरे साथ थी, वो पाकिस्तान से थी, तो हमने कहा कि चलो नॉर्मल हो जाएगा, राशन वगैरह ख़रीद के रख लेते हैं। फिर उसके हुआ कि हमने खाना वाना खा के सो गए। फिर कल हो के रात को क्या हुआ, 4:30 बजे करीब में हमारे सामने वाली बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ। बहुत बुरे तरीके से, हम दोनों सो रहे थे और उठे, देखा ब्लास्टिंग इतने गंदे तरीके से, इतनी गंदी वाली लाइटनिंग। मैं ऐसे पर्दे हटा के देखा, लग रहा था कि अब नहीं बचेंगे, ऑब्वियसली नहीं बचेंगे क्योंकि सामने है ये सब चीज़ें। फिर अंदर भाग के हम कॉलोनी में गए, फिर थोड़ी देर शांत हुआ, फिर बाहर आए, फिर अचानक सेम थिंग हैपन्स। फिर हम लोग बहुत बुरे हाल में थे, दोनों रो रहे थे। घर से फ़ोन आया अचानक से, ऑब्वियसली उनको पता चल गया होगा कुछ बुरा हुआ है। तो हमने मम्मा से बात की, सबसे बात की कि हमने बस यही आ रही थी हमारे मुंह से कि हमें बचा लो मम्मा, हमें यहाँ से बचाओ, हमें यहाँ से निकालो, भैया मम्मी सबसे यही रिक्वेस्ट था कि हमें जैसे भी यहाँ से निकालें। फिर हम बोले कि अब यहाँ पे रहना सेफ़ नहीं है। फिर हम सुबह 9:30 बजे वहाँ से निकल गए क्योंकि वहाँ पे गाड़ी टैक्सी कुछ नहीं था। और एक बस सुविधा दे रहा था कि यूक्रेन फ्री टिकट दे रहा था रेलवे का। तो हम लोग वहाँ से रोमानिया जाने वाले थे क्योंकि रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, इंडिया ने बोला था कि वहाँ पे जाओ। तो हम रोमानिया के लिए निकले बहुत मुश्किलों से। ट्रेन में इतना रश, इतना मार खाई है, इतना मार पीटा है सब इन लोगों ने, बहुत बुरे तरीके से। हम लोग मतलब 11-12 घंटा लग गया था हमें ट्रेन में चढ़ने के लिए। चढ़ने के बाद भी क्या हुआ कि बैठने के लिए जगह नहीं थी, खड़े होके कम से कम 14-15 घंटे की ट्रैवलिंग थी। और बीच में जाते जाते रोमानिया की जगह हम लवीव जाने वाले थे क्योंकि खार्किव पड़ती है और खार्किव भी सिटी है बहुत बड़ी जहाँ पे बम्बार्डिंग, एयर अटैक, एयर मिसाइल सब छोड़ रहे थे। तो हमें ट्रेन रुक के 2 घंटा ट्रेन रुकी थी क्योंकि हमने उन्होंने लाइट ऑफ करने के लिए बोल दिया, सारे पर्दे वगैरह ढकने के लिए बोल दिया। फिर हम बोले कि ठीक है। फिर उन लोग का अनाउंसमेंट आया कि आप लोग का ट्रेन रोमानिया नहीं जाएगा, लवीव जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लवीव से पोलैंड बॉर्डर है, इंडिया सरकार ने बोला पोलैंड बॉर्डर भी जाओ। तो हम लवीव उतर के वहाँ से टैक्सी करवाए। टैक्सी ने भी फ़ायदा उठाया, $150 की जगह हमसे $300 लिया। फिर हमने कहा ठीक है चलते हैं, जान बचानी है तो कहीं से भी निकल जाएँ। फिर वहाँ से निकले हम लोग, आधा रास्ता तक टैक्सी वालों ने छोड़ा कि बोला कि 500 मीटर है, आप जाइए, पोलैंड बॉर्डर आ जाएगा। हमने कहा ठीक है हम पैदल चलते हैं। 2 दिन तो हो गया था, 2 दिन 2 रात हमें घर से निकले हुए, तो ना खाना खाया था ना पानी पिया था। 500 मीटर की जगह हम लोग ने 30 किलोमीटर चला, 25 से 30 किलोमीटर चला। इतना मुश्किलों के बाद, ना शॉप है ना कोई किसी चीज़ का फैसिलिटी है, तो हम बॉर्डर तक पहुंच गए। बॉर्डर तक पहुंचने पे भी वहाँ पे लड़ाई हो रही थी, फाइटिंग हो रही थी, मतलब बहुत रश था। और इंडियन एम्बेसी का किस तरह का कोई हेल्प? कोई भी हेल्प नहीं, ना इंडियन एम्बेसी फ़ोन उठा रहा है, ना इंडियन एम्बेसी कोई मैसेज का रिप्लाई दे रहा है, मतलब कोई हेल्प नहीं। जब मैं पोलैंड बॉर्डर पे पहुंची, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, हम बच्चों को कोई प्रायोरिटी नहीं देते, जो यूक्रेनियन है उन्हें बस प्रायोरिटी दे रहे थे। और हमें मतलब कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे थे कि तुम भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, धक्के दे रहे थे। और हम जैसे तैसे करके 11-12 घंटे के बाद हम मतलब बस में चढ़े। और वो भी कैसे, बस में जो भैंस वगैरह, कुत्ते वगैरह ले जाते जो पीछे, उसमें हमें बहुत सारे, कम से कम 20-25 लोग का सफोकेशन हो रही थी वहाँ पे। हमें 5 घंटा उस गाड़ी के अंदर रखा इमिग्रेशन क्लियर करने में, मतलब एग्जिट करने के लिए, पोलैंड जाने के लिए। हमने कहा ठीक है एटलीस्ट हम निकल जाएंगे। जैसे हम बाहर निकले, पोलैंड वालों ने कुछ खाने के लिए दिया था, मतलब फाइनली 3 दिन बाद हमें पानी नसीब हुई, खाने के लिए बिस्किट वगैरह। बाहर गई तो मैंने कहा चलो इंडियन एम्बेसी में बात करती हूँ। गई बाहर, यूक्रेनियन जो पोलैंड के ऑफिसर वगैरह थे उनसे बोले इंडियन एम्बेसी क्या है, मतलब उनको पता नहीं था, यहाँ पे है ही नहीं, हाँ वहाँ पे कैंप है ही नहीं। तो अब मैं कहाँ जाऊँ, अकेली थी, मैं अकेली ट्रैवल कर रही थी, प्लस मेरे साथ पाकिस्तानी फ्रेंड थे। ऑब्वियसली वो पाकिस्तान जाएगी, वो अपना रूट लेगी, मेरे साथ तो नहीं आएगी। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने नॉन स्टॉप एम्बेसी को कॉल किया, पोलैंड, रोमानिया, लवीव, इंडियन एम्बेसी, सबको कॉल किया, किसी ने रिसीव नहीं किया। फिर मैंने घर वालों को बोला, मतलब पापा जी को बोला, भैया को बोला, कि उन्होंने कहा कि एटलीस्ट एक वीडियो बोलो कि हमें आपको हेल्प कर सकते हैं, एटलीस्ट बिहार गवर्नमेंट कुछ कर सकते हैं, इंडिया गवर्नमेंट। तो इनके थ्रू मैंने वीडियो बना के मैंने इनको भेजा, क्योंकि किस सिचुएशन में थी मैं, बहुत बुरी सिचुएशन में थी। फिर क्या हुआ कि वहाँ से इन लोग ने फ्री टैक्सी दे रहे थे, पैसे वगैरह कुछ नहीं थे। ऐसे सिचुएशन में कि हम लोग अपना लैपटॉप, कपड़े लत्ते सब कुछ छोड़ के आए, कुछ लेके नहीं आए यहाँ पे। तो बोला, फिर मैंने देखा वारसा सिटी न पास में था, फिर मैं वहाँ से फ्री कैब था तो कैब करवा के वारसा सिटी चली गई। फिर वहाँ पे एक होटल छोटा मोटा देख के होटल में एक रात स्टे किया। फिर पापा लोग को बोला कि पापा हमें टिकट करवाइए एनी हाउ, क्योंकि ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, एम्बेसी वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये लोग पोलैंड बोल के हमें पोलैंड बॉर्डर बुला के, और पोलैंड बॉर्डर आने के बाद यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और हमें
बाद में बोल रहे हैं कि आप पोलैंड बॉर्डर मत जाओ, जो कि हम ऑलरेडी पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। फिर क्या हुआ कि वहाँ से मैंने भैया लोग को बोल के टिकट करवाया 28 फेब को 3 बजे वहाँ पोलैंड वार्सा से कतार में 14 घंटे की ट्रांजिट थी। फिर वहाँ ट्रांजिट के बाद हम दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद शुक्र है भगवान की, एटलीस्ट हमें बिहार सरकार की तरफ से कुछ मिला। हम बाहर आए, उन्होंने आके हमारा हाथ पकड़ा, हम बैठे थे, उन्होंने बहुत हेल्प की, कॉफ़ी वगैरह पिलाया, बहुत मतलब अपने बच्चे की तरह मतलब साहस दिया, मतलब बहुत बोला कि अब बेटा हम सुबह आपकी पटना की फ़्लाइट करवा देते हैं, आप चले जाना, आप टेंशन ना लो, आपको घर तक आपके गेट तक छोड़ के आएंगे। तो उसके मेरे आने के बाद फिर 2 घंटे बाद जो एयरलाइन रोमानिया से आ रही थी, वहाँ से 6 बच्चे थे रोमानिया के, मतलब बिहार के, तो उनके साथ मेरी सुबह 6 बजे की फ़्लाइट करवाई। फिर 6 बजे से 7:10 मुझे पटना छोड़ दिया। फिर पटना में क्या हुआ कि जैसे हम गए, जो बिहार वाले जो गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने आए, हमसे बात की, उन्होंने पानी वगैरह दिया, अच्छे से हमें ट्रीट किया। और वहाँ से मुझे पर्सनली स्कॉर्पियो करके मुझे घर के गेट तक छोड़ा उन्होंने। और थैंक्स फॉर बिहार गवर्नमेंट की, उन्होंने बहुत कुछ गवर्नमेंट का आपका पूर्ण रूप से सहयोग रहा? बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं। दुख तो इस बात की लगे कि एटलीस्ट बंदा बोल रहा है कि आप पोलैंड बॉर्डर पे अकेले हो गया है, आप हेल्प करो, कॉल करो, मैसेज कर रहे हैं। मैंने कोई एम्बेसी नहीं होगी, मैंने मैसेज नहीं किया, कॉल नहीं किया। एक्सेसिव होने के बाद मैंने पापा को, भैया को, उन्होंने कॉल किया, इंडियन एम्बेसी कॉल किया बिहार गवर्नमेंट में, तो एटलीस्ट इतना तो मिला ना। मैं दिल्ली से घर तो एकदम सुकून से आई, कोई दिक्कत नहीं हुई, इवन कि मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी बहुत हेल्प किया। इतनी हिम्मत और साथ से काम लिया और आज अपने घर पे मौजूद है और सही सलामत है। हाँ। लेकिन वो बच्चे जो कि अभी वहाँ पे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी आप अच्छी तरह समझती हैं। बहुत तो उनके अच्छे लिए आप से। क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि इंडिया गवर्नमेंट के उन लोग को जितना जल्दी हो सके उनको इवैक्यूएट कीजिए, क्योंकि ना वहाँ पे खाने के लिए सुविधा है। अगर ठीक है हम बम शेल्टर में जाते हैं तो वहाँ सांस लेने की दिक्कत है, और वहाँ पे जाके भी हमें कोई गारंटी नहीं है कि हम वहाँ पे बच पाएंगे। अभी ऐसा सिचुएशन हो गया, हर जगह बम ब्लास्टिंग वगैरह, हर जगह बम ब्लास्टिंग हो अभी रहा है। वहाँ के बच्चे जो है कैसे सरवाइव कर रहे होंगे? अब ये तो बहुत मुश्किल से, हाँ, कोई सर्वाइव ऐसे कर रहे हैं कि 2-3 दिन 4 दिन लग रहा है रोमानिया बॉर्डर। अभी मेरा एक फ्रेंड है जो गाजियाबाद, अभी उसका फ्लाइट हुआ है, 4 दिन से रोमानिया बॉर्डर पे कैंप में रह रहा है। मतलब 4 दिन से बंदा कैंप में रह रहा है, कैसे ले रहा है बच्चा, कैसे? ठीक है कैंप में सही है, बट घर तो नहीं आया ना अभी तक, 4 दिन से कैंप में रह रहा है। बट बहुत स्लो प्रोसेसिंग चल रहा है इन लोग का, बहुत स्लो प्रोसेसिंग। अभी बच्चे कम से कम खार्किव में फंसे हुए हैं, जहाँ पे अभी बहुत गंदी वाली ब्लास्टिंग। अभी न्यूज़ देखा, खार्किव का मेडिकल यूनिवर्सिटी सब उड़ गया है। तो एटलीस्ट उनको एनी हाउ उनको मतलब उनको जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करके उनको अभी घर, अभी तक 3 बच्चे का डेथ हो गया है, इंडियन बच्चे का 3 बच्चे का डेथ हो गया। अब जितना जल्दी हो सके ये लोग एक्शन ले और बच्चे को जैसे भी हो उनको निकाले वो वहाँ बच्चे से। जो कि वहाँ पे फंसे हुए हैं, उनके लिए उनको क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में? उनको जितना हो सके बॉर्डर पे आए, मतलब जैसे सरकार ने अब रोमानिया से, हाँ, हिम्मत से काम ले, स्ट्रॉन्ग से काम ले। जैसे मैं अकेली थी, मैंने स्ट्रॉन्ग बना, मेरे फैमिली मेरे साथ थे, हर एक स्टेप में मुझे गाइड किया। मैं टूटी भी, रोई भी, बहुत चिल्लाई भी। अब मुझे ऑप्शन नहीं मिल रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि ऐसे हालात था, सब कुछ रोड पे सो रहे हैं, सब कुछ रोड पे बैठे हैं। और उस सिचुएशन पे घर नहीं, मतलब पास नहीं है कि अपना बस करो घर चले जाओ, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, टिकट चाहिए, सब कुछ चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल सिचुएशन था। उस सिचुएशन पे मैंने मतलब स्ट्रॉन्ग बना, स्ट्रॉन्ग नहीं बनती तो यहाँ तक बिल्कुल नहीं आती। तो वहाँ पे बच्चों का क्लेम डाउन हो और अच्छे से मतलब स्ट्रॉन्ग हो, जितना हो सके मतलब ग्रुप में रहे। मैं जैसे अकेली हूँ ऐसा फेस ना करे, मतलब साथ में रहे और अच्छे से अच्छे जो बॉर्डर इंडिया सरकार बोल रहा है वहाँ पे पहुँचे, और इंडिया सरकार बस उनको हेल्प करे और सही सलामत उनको घर पहुँचा दे। भारत सरकार और बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे भारतीय छात्रों के जो वहाँ पे फंसे हुए हैं? बस उनको अच्छे से सही सलामत घर पहुंचा दे। इससे अच्छा, इससे बड़ी बात उनकी फैमिली के लिए, उससे बड़ी बात उनकी खुशी के लिए, मतलब जान है सबकी जान। बच्चे पढ़ने गए, अपना फ्यूचर बनाने गए, तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ सिचुएशन होगा, मतलब देश के लिए गए, तो उनको वापस लाना भी उनका ही काम है। वो पढ़ने क्यों गए, यहाँ पे आएंगे, कुछ करेंगे, कुछ बढ़ेंगे। मतलब सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, जान मतलब जान बचाते हैं सब लोग, तो ऑब्वियसली उनको बचाना है, अपने बच्चों को वापस लेके आना है कि वो आगे का फ्यूचर बना सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। तो आपने जान लिया और समझ लिया शिल्पा गुप्ता ने क्या कहा इस वीडियो के माध्यम से। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके संपर्क में कौन लड़की लड़का या रिलेशन के कौन लोग जो है फंसे हुए, कमेंट करके उनका नाम एड्रेस ज़रूर बताइए। जितना हो सकता है हम आवाज़ उठाएंगे और उनको भारत वापस लाने का जो है सहयोग करेंगे। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। थैंक यू।